ये कहानी शुरू होती है 3 अगस्त 1492 से। सेंटा मारिया, पिंटा और नीना नाम के 3 शिप स्पेन के समंदर से रवाना हुए। ये तीनों शिप एशिया की खोज में निकले थे और इन्हें लीड कर रहे थे क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस के शिप अटलांटिक ओशन में आगे बढ़ते जा रहे थे, जिनके चारों तरफ नीला समंदर था और दूर दूर तक जमीन का नामो निशान नहीं था। इसी तरह चलते चलते एक के बाद एक 10 हफ्ते गुजर गए। शिप का क्रू अब निराश होने लगा, लेकिन फिर आया 12 अक्टूबर, जब उन्हें अचानक जमीन नजर आई। कोलंबस को लगा कि उसका सपना पूरा हो गया है। उसने इसे जापान समझा। ये लोग एशिया को इंडीज कहते थे, इसलिए वो यहाँ के लोगों को इंडियंस कहने लगे। उन्हें भरोसा था कि अब भारत और चीन भी मिल जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि उन्होंने जिसे खोजा था वो इंडिया नहीं बल्कि अमेरिका था। कोलंबस और उसका क्रू शिप से नीचे उतरे और आसपास के आइलैंड्स पर गए। ये जगह थी बहामास, जहां कोलंबस भारत समझकर उतरा था। उसे लगा कि मिशन पूरा हुआ और वो सीना चौड़ा करके स्पेन निकल गया। स्पेन पहुंचते ही उसका जबरदस्त वेलकम हुआ, लेकिन सवाल ये आता है कि स्पेन क्यों? क्योंकि कोलंबस तो इटली से था ना। तो दोस्तों, कहानी ये है कि कोलंबस पैदा तो इटली में ही हुआ था, लेकिन समंदर से उसे लगाव था और वो एशिया पहुंचने का शॉर्टकट खोजना चाहता था। एशिया खोजने के लिए अपने ट्रिप को स्पॉन्सर करने के लिए उसने पुर्तगाल, फ्रांस और ब्रिटेन को लाख मनाया, लेकिन जब कोई नहीं माना तो वो पहुंचा स्पेन। स्पेन के किंग फर्डिनेंड और क्वीन इजाबेला को कोलंबस का ये आइडिया पसंद आया, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत में बहुत सारा गोल्ड है। वहाँ के मसाले और रॉ मटेरियल की दुनिया भर में जबरदस्त डिमांड है। अगर कोलंबस भारत खोज लेता है तो स्पेन भारत को अपना गुलाम बना लेगा और फिर मसालों के ट्रेड पर उसका एक छत्र राज हो जाएगा। यही सोचकर उन्होंने कोलंबस को ट्रिप के लिए पैसे दिए और साथ ही ये प्रॉमिस भी किया कि अगर कोई नई जगह मिलती है तो वो कोलंबस को वहाँ का गवर्नर बना देंगे और जो भी दौलत वो स्पेन लाएगा उसका 10% हिस्सा भी उसे दे दिया जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कोलंबस ने इंडिया नहीं बल्कि अमेरिका की खोज की है, क्योंकि उन दिनों यूरोपियंस को ये पता ही नहीं था कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अलावा दुनिया में दूसरे बड़े कॉन्टिनेंट्स भी हैं। इसलिए उन्होंने अमेरिका को ही भारत समझा और एक के बाद एक वहां पहुंचने लगे। यहाँ आते ही उन्हें सबसे पहले ओरिजिनल अमेरिकी लोग मिले और इन नेटिव अमेरिकन्स को उन्होंने नाम दिया रेड इंडियंस। बरसों तक ये लोग अमेरिका को ही इंडिया समझते रहे, लेकिन फिर एक और सेलर अमेरिको वेस्पूची ने उन्हें बताया कि ये भारत नहीं बल्कि एक नया कॉन्टिनेंट है। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत को खोजा, जिसके बाद अमेरिको की बात कंफर्म हो गई और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम अमेरिका रख दिया गया। अब यूरोपियंस में अमेरिका को भी गुलाम बनाने की होड़ मच गई, लेकिन वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि यही अमेरिका एक दिन यूरोप से आगे निकल जाएगा। आज अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर है। इसके पास दुनिया की 6% जमीन है। एरिया के हिसाब से ये रशिया और कनाडा के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। वर्ल्ड पॉपुलेशन का 4.3% यानी कि 33.5 करोड़ लोग अमेरिका में रहते हैं, जो इंडिया और चाइना के बाद इसे सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड बनाता है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसकी जीडीपी $20 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। वर्ल्ड की जीडीपी में अकेले अमेरिका का कंट्रीब्यूशन 26% है। वही दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स, नोबेल प्राइज, फेमस कंपनीज भी अमेरिका के पास ही है। इसके पास 70 से भी ज्यादा देशों में 800 से ज्यादा मिलिट्री बेस है। यही वजह है कि अमेरिकन मिलिट्री को दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री माना जाता है। दुनिया पर अमेरिका का दबदबा है, तभी तो कहते हैं When America sneezes, the world catches a cold। लेकिन सवाल आता है कैसे? एक वक्त पर यूरोप का गुलाम रहने वाला अमेरिका आज इतना ताकतवर कैसे बन गया? किन लोगों ने अमेरिका को आजाद करवाया? कैसे ये यूरोपियन कंट्रीज से आगे निकला? सुपर पावर बनने की दौड़ में अमेरिका कैसे निकला यूएसएसआर से आगे? और कैसे यूएस चुनता है अपना प्रेसिडेंट? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है अमेरिका के इतिहास की गहराइयों में, जिसे जानने के लिए हमें चलना होगा वर्ल्ड के तीसरे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका की तरफ। इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली से करीब 12,000 किलोमीटर दूर अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच बसा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 10 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैले इस देश के नॉर्थ में कनाडा और साउथ में मैक्सिको है। ये 50 अलग अलग स्टेट से मिलकर बना है, जिसमें सबसे बड़ा है अलास्का और सबसे छोटा है रोड आइलैंड। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो यहाँ की मेन सिटीज हैं और कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी।
ये अमेरिका के स्टेट वॉशिंगटन से अलग वर्जीनिया के पास है। इस शहर का नाम जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर रखा गया है और यहीं पर है व्हाइट हाउस, जहां यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं। अमेरिकन बेल्ट ईगल यहाँ का नेशनल बर्ड है, जिसे यूएस डॉलर और यूएस प्रेसिडेंट की सील पर भी देखा जा सकता है। यूएस जितना पावरफुल है उतना ही खूबसूरत भी है। यहाँ पर 63 नेशनल पार्क है, जिनमें से 9 कैलिफोर्निया में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, डिज्नीलैंड, ब्रुकलिन ब्रिज, माउंट रशमोर, लिंकन मेमोरियल जैसी जगहों के लिए फेमस यूएस आज भले ही वर्ल्ड का सुपर पावर हो, लेकिन हजारों साल पहले ये अलग अलग इंडिजिनस ट्राइब का घर हुआ करता था। ये नेटिव अमेरिकन थे जो 50,000 सालों से यहाँ रहते आ रहे थे। जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तब पहली बार इनकी मुलाकात यूरोपियन से हुई। हालांकि ये लोग यूरोपियन कल्चर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ऐसे में यूरोपियंस ने बहुत ही आसानी से इन्हें अपना गुलाम बना लिया और अपनी अपनी कॉलोनीज सेटअप करने लगे। सबसे पहले आए स्पेनिश, जिन्होंने साउथ अमेरिका को कॉलोनाइज किया। अब इसे लैटिन अमेरिका भी कहते हैं और यहाँ के ज्यादातर लोग आज भी स्पेनिश बोलते हैं। इसके बाद 1607 में यहाँ आए ब्रिटिशर्स, जिन्होंने ईस्टर्न कोस्ट पर अपनी कॉलोनी बसाई। ये कॉलोनी उन्होंने सेटअप की थी वर्जीनिया के जेम्स टाउन में और धीरे धीरे आसपास के इलाकों पर भी वो कब्जा करने लगे। इतिहास बताता है कि यूरोपियंस के लिए अमेरिका न्यू वर्ल्ड था, इसलिए उन्होंने यहाँ ट्रेड, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को नए सिरे से डेवलप करना शुरू किया। लेकिन नेटिव अमेरिकन्स के लिए उनका बिहेवियर काफी खराब था, इसलिए वो इनसे जबरदस्ती काम करवाते और जरूरत पड़ने पर उनकी जमीनें भी छीन लेते। कहते हैं कि यूरोपियंस अपने साथ कोलेरा और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां लाए थे, जिनसे लड़ने के लिए नेटिव अमेरिकन्स में इम्यूनिटी नहीं थी। नतीजा ये रहा कि इन साधारण बीमारियों ने ही नेटिव अमेरिकन्स की जान लेनी शुरू कर दी और देखते ही देखते उनकी 90% पॉपुलेशन यूं ही खत्म हो गई। तब स्पेन, ब्रिटेन और यूरोप के अलग अलग देशों ने अपने देशों से बुलाकर बहुत से लोगों को अमेरिका में सेटल कर दिया। इन्हें कॉलोनिस्ट या सेटलर कहते थे, जिनका नंबर अमेरिका में बढ़ता जा रहा था। इस तरह 1732 आते आते ब्रिटेन नॉर्थ अमेरिका में 13 कॉलोनीज सेटअप कर चुका था, जिनमें अलग अलग सोसाइटी के यूरोपियंस रहते थे, जो एक अच्छी इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी की तलाश में यहाँ आए थे। ये लोग काफी लिबरल थे। इनका मेन फोकस इकोनॉमिकल ग्रोथ पर था। सबको बराबर ग्रोथ मिले, इसलिए इन्होंने मेरिट सिस्टम लाया। स्टडीज के लिए हार्वर्ड और येल जैसी यूनिवर्सिटीज सेटअप की। वहीं दूसरी तरफ यूरोप में रिलीजियस फ्रीडम तक लोगों के पास नहीं थी। यहाँ जिन देशों में कैथलिक ज्यादा होते वो प्रोटेस्टेंट्स को टॉर्चर करते और जहाँ प्रोटेस्टेंट ज्यादा होते वो कैथलिक लोगों को टॉर्चर करते। प्रोटेस्टेंट होते तो क्रिश्चियन ही हैं, लेकिन ये लोग चर्च या पोप को नहीं मानते, बल्कि बाइबिल को ही अपना मुख्य ग्रंथ मानते हैं। इन दोनों की लड़ाई के कारण यूरोपियन कंट्रीज के हालात बुरे थे, इसलिए अमेरिका में बसने वाले सेटलर्स खुद को यूरोपियन से अलग और एलिट क्लास मानने लगे। 1740 आते आते इन्होंने अपनी फ्री मार्केट पॉलिसी बनाई, जिसमें मार्केट पर गवर्नमेंट का कंट्रोल कम था। ये लोग चाय, कॉटन, शुगर का एक्सपोर्ट करके अच्छा पैसा कमाते थे। साथ ही माइनिंग और शिप बिल्डिंग में इन्हें महारत हासिल थी। इस तरह इन सेटलर्स ने अपनी अलग और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी डेवलप कर ली, लेकिन ब्रिटेन इन्हें अब भी अपना गुलाम समझता था। इन्हें आगे बढ़ता देख ब्रिटिशर्स ने इनका पैसा हजम करना चाहा और कुछ नए रूल्स बना दिए। उन्होंने ऐलान किया कि अगर ट्रेड करना है तो ब्रिटिश शिप यूज करने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट करना है तो ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करना होगा, आयरन हैट और वुलन खरीदने हैं तो ब्रिटेन से खरीदने होंगे, क्योंकि अब ये सब अमेरिका में नहीं बन पाएंगे। यानी ब्रिटिश किंग ने अपने ही लोगों पर वो नियम लगा दिए जो वो गुलाम देशों पर लगाते थे। इससे अमेरिका में रहने वाले इन सेटलर्स और ब्रिटिशर्स के बीच का गैप और बढ़ गया। अब ये लोग नाराज हो गए और खुद को यूरोपियंस नहीं बल्कि अमेरिकन कहकर आइडेंटिफाई करने लगे। ब्रिटिशर्स के इन रूल के खिलाफ इन्होंने 1754 में पहली बार अल्बानी कांग्रेस बुलाई। ये एक तरह की मीटिंग थी जिसमें 13 में से 7 कॉलोनियों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए थे। इन्होंने ठाना कि ये नए ब्रिटिश लॉ का विरोध करेंगे और अपना एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सारे अमेरिकन कॉलोनीज को यूनाइट किया और एक यूनियन बनाने की सलाह दी। 1764 में वो कॉलोनीज के एजेंट बनकर लंदन गए और ब्रिटिशर्स के इन एक्ट का विरोध किया, जिसके बाद वो अमेरिका के हीरो बन गए। हालांकि ब्रिटेन अपने एक्ट वापस लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन दिनों ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ज्यादा से ज्यादा दुनिया पर कब्जा करने की होड़ मची थी। इसी वजह से इन दोनों देशों में 7 ईयर वॉर शुरू हो गया। इसमें फ्रांस और ब्रिटेन ने कभी इंडिया, कभी ऑस्ट्रेलिया तो कभी अमेरिका और दूसरे देशों पर अपना अपना कब्जा जमाने के लिए जंग लड़ी।
ये अलग अलग वॉर 1756 में शुरू होकर 1763 तक यानी कि 7 साल चले, इसीलिए इन्हें 7 ईयर वॉर कहा गया। बात अमेरिका की करें तो यहाँ ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज थी जो ईस्टर्न कोस्ट से लेकर अपलेशियन माउंटेन तक फैली थी। वहीं दूसरे पार्ट पर फ्रांस का कंट्रोल था। अब ये दोनों ही एक दूसरे के एरिया को हड़पना चाहते थे, लेकिन 1763 में ब्रिटेन 7 ईयर वॉर जीत गया। इसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, जिसमें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पूरा पार्ट ब्रिटेन को मिल गया। कहते हैं कि इस जंग में ब्रिटेन का बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, जिससे वो कर्ज तले दब गया। इस कर्ज को कम करने के लिए उसने अमेरिका पर नए टैक्स लगाए और लॉजिक ये दिया कि ये जंग तो उसने कॉलोनीज को बचाने के लिए लड़ी थी, इसलिए टैक्स भी उन्हीं से वसूला जाएगा। इसके बाद ब्रिटेन ने शुगर एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट और स्टाम्प एक्ट जैसे नए एक्ट लगा दिए, जिससे अमेरिकन भड़क गए। उन्होंने कहा कि जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो हम टैक्स क्यों दें। इसके बाद अमेरिकन ने नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा दिया। उन्होंने ब्रिटेन से आने वाले सामान का भी बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद ब्रिटेन को झुकना पड़ा। लेकिन कुछ वक्त बाद ही ब्रिटिशर्स टाउनशेंड एक्ट लेकर आए, जिसमें ग्लास और पेपर जैसी चीजों पर भी टैक्स लगा दिए। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को किसी भी घर या शिप की तलाशी लेने की खुली छूट दे दी, जिससे खफा अमेरिकन सड़कों पर उतर आए। ऐसा ही एक प्रोटेस्ट बोस्टन में भी हुआ, जिस पर ब्रिटिश नेवी ने फायरिंग कर दी। इतिहास में ये इवेंट द बोस्टन मैसेकर के नाम से दर्ज है, जिसमें कई लोग मारे गए। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया और ब्रिटेन को टी टैक्स छोड़कर बाकी के टैक्स वापस लेने पड़े। फिर आया 16 दिसंबर 1773। यूरोप से एक शिप अमेरिका आ रहा था, जिसमें काफी सारे टी कंटेनर थे। तब सैमुअल एडम्स और उनके कुछ साथियों ने मिलकर इनमें से कई कंटेनर पानी में फेंक दिए। उन्होंने ये टी टैक्स के विरोध में किया था, जिसे इतिहास में नाम मिला बोस्टन टी पार्टी। कहते हैं कि इससे ब्रिटिशर्स बहुत नाराज हो गए। उन्होंने इंटॉलरेबल एक्ट पास किया और अमेरिकन की पॉलिटिकल मीटिंग पर बैन लगा दिया। उन्होंने बोस्टन पोर्ट को सील कर दिया और दोषियों की धरपकड़ तेज कर दी। नतीजा ये रहा कि 1774 में अमेरिकन ने ब्रिटेन से फ्रीडम पाने की कोशिशें शुरू कर दी। एक बार फिर उन्होंने ब्रिटेन से आने वाली चीजों का बॉयकॉट किया। अमेरिका के पढ़े लिखे लोगों ने घर घर जाकर आजादी की अलख जगाई। थॉमस पेन का लिखा लेटर कॉमन सेंस उन दिनों बहुत मशहूर हुआ, जिसमें लोगों को आसान लैंग्वेज में ब्रिटेन से अलग होने के फायदे समझाए गए थे। अब अमेरिका के लोग ब्रिटेन के खिलाफ एकजुट हो गए। 1776 में उन्होंने ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेटिव को अमेरिका से निकाल दिया। अब कॉलोनीज ने खुद की सरकारें बना ली और इसी के साथ फिलाडेल्फिया में दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ऑर्गेनाइज की गई। 4 जुलाई 1776 अमेरिका ने ब्रिटेन से आजादी का ऐलान कर दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर्मेट बनाया, जिस पर उन्होंने और बाकी फ्रीडम फाइटर्स ने सिग्नेचर किए। ये अमेरिका की क्रांति थी, जिसके आगे ब्रिटेन भी चुप नहीं बैठा। कहते हैं कि ब्रिटिश किंग जॉर्ज III ने अमेरिका पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए उस पर अटैक कर दिया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अमेरिका ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। अमेरिका की तरफ से जॉर्ज वॉशिंगटन और ब्रिटेन की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस वॉर को लीड किया, लेकिन वो तब कमजोर पड़ गए जब ब्रिटेन के पुराने दुश्मन फ्रांस और स्पेन अमेरिका के साथ आ गए। इससे अमेरिका का पलड़ा भारी हो गया और 1781 में फाइनली उसने ब्रिटेन को हरा दिया। इस जीत के साथ ही अमेरिका आजाद हो गया। ब्रिटेन को सरेंडर करना पड़ा और 1783 में इन दोनों देशों के बीच ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, जिसमें ब्रिटेन ने अमेरिका को एक आजाद देश घोषित कर दिया। अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रांस में अमेरिका के पहले एम्बेसडर बने। इन्होंने फेक करेंसी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और आज अमेरिकन करेंसी पर इन्हीं की फोटो मिलती है। कहते हैं कि अमेरिका की कॉलोनीज ने मिलकर 1787 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया और इसके बाद उन्होंने शुरू किया एक्सपेंशन। इतिहास बताता है कि उस दौर में इन्हीं कॉलोनीज का पड़ोसी टेक्सास मेक्सिको से आजाद हुआ था, लेकिन मेक्सिको फिर भी उसे तंग कर रहा था, इसलिए टेक्सास ने अमेरिका को ज्वाइन कर लिया। अब क्योंकि अमेरिका लिबरल कंट्री थी, इसलिए 1850 में फ्लोरिडा, ओहायो और इलिनॉय ने अपनी मर्जी से अमेरिका ज्वाइन किया। 1867 में अमेरिका ने रशिया को $7.2 मिलियन देकर अलास्का को खरीद लिया और 1898 में हवाई आइलैंड पर कब्जा करके उसे अमेरिका में मिला लिया। इस तरह 1900 आते आते अमेरिका अपने साइज से
3 गुना बड़ा हो गया और उतना ही पावरफुल भी। 1870 से लेकर 1900 तक के टाइम को मार्क ट्वेन ने अमेरिका का द गिल्डेड एज कहा है। जब किसी धातु पर सोने की परत चढ़ाते हैं तो उसे गिल्डेड कहते हैं। अमेरिका के लिए ये पीरियड बाहर से अच्छा था क्योंकि यहाँ उस वक्त रेलवे लाइंस बिछी, नई इंडस्ट्रीज लगी, न्यू टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हुआ और खूब डेवलपमेंट हुआ। लेकिन डेवलपमेंट की इस चमक के पीछे उतनी खुशहाली भी नहीं थी क्योंकि स्लेवरी सिस्टम यहाँ अब भी जारी था। अमेरिका में ये सिस्टम तभी शुरू हो गया था जब यहाँ यूरोपियंस आए थे। दरअसल यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तब ये लोग यानी कि यूरोपियन अफ्रीका के लोगों को काम कराने के लिए यूरोप लाने लगे। ये उन्हें एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि गुलाम बना कर रखते और यहीं से स्लेवरी सिस्टम शुरू हो गया। 1619 वो साल था जब यूरोपियन 20 अफ्रीकन स्लेव को अमेरिका लेकर आए थे। ये द व्हाइट लॉयन नाम की एक शिप पर बैठ कर आए थे और इन्हें वर्जीनिया के जेम्सटाउन लाया गया था। यहीं से अमेरिका में स्लेव सिस्टम शुरू हुआ जो 1860 तक चलता रहा। 210 सालों तक अफ्रीकन लोग अमेरिका में स्लेव बनकर आते रहे जिनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। लोग इन्हें अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज करते। वो इनसे खेती करवाते, घर का काम करवाते और जब मन करता तब बेच देते। अमेरिका के ये स्लेव अपने साथ होने वाले भेदभाव से परेशान थे। वैसे तो इनका नंबर अच्छा खासा था। सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका को मिलाकर ही टोटल 50 लाख स्लेव थे, लेकिन ये यूनाइटेड नहीं थे। दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका के कुछ एक्टिविस्ट इन लोगों से हमदर्दी रखते थे, इसलिए उन्होंने 1830 में इन अफ्रीकन लोगों के साथ मिलकर स्लेवरी सिस्टम का विरोध करना शुरू किया। इधर 19th सेंचुरी के मिड तक अमेरिका में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत भी हो गई, जिससे पूरे देश में खेती की बजाय लोग इंडस्ट्रीज लगाने पर फोकस करने लगे। तब उन्हें जाकर समझ आया कि स्लेवरी सिस्टम उनकी सोसाइटी के लिए कितना बुरा है और इसे खत्म करना कितना जरूरी है। हालांकि पूरे अमेरिका की सोच ऐसी नहीं थी। नॉर्दर्न स्टेट्स स्लेवरी सिस्टम को खत्म करना चाहते थे, लेकिन सदर्न स्टेट्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसका कारण ये था कि अमेरिका में ज्यादातर इंडस्ट्रीज नॉर्दर्न स्टेट्स में लगी थी। सदर्न स्टेट्स की इकोनॉमी अब भी कॉटन और टंबैको की खेती पर डिपेंडेंट थी। ऐसे में उन्हें लगा कि अगर स्लेवरी सिस्टम खत्म हो गया तो खेती कौन करेगा। अब वक्त बीता, लेकिन दोनों ही रीजन में इस बात को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। तब नॉर्दर्न स्टेट्स ने अपनी स्लेवरी सिस्टम को खत्म कर दिया, वहीं दूसरी तरफ सदर्न स्टेट्स ने कैंसस नेब्रास्का एक्ट पास किया और अपने यहाँ इसे वैलिड बना दिया। इस तरह अमेरिका प्रो अबोलिशनिस्ट ग्रुप यानी कि स्लेवरी सिस्टम का विरोध करने वाले और प्रो स्लेव ग्रुप यानी कि स्लेवरी सिस्टम को सपोर्ट करने वाले गुटों में बट गया। इन दोनों के बीच जमकर वायलेंस होने लगी, जिसे ब्रीडिंग कैंसस कहा गया। कैंसस नेब्रास्का एक्ट का विरोध करने के लिए तब एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी। इस पार्टी का एक ही लक्ष्य था, स्लेवरी सिस्टम को खत्म करना। नवंबर 1860 में जब इलेक्शन हुए तब इसी पार्टी के लीडर अब्राहम लिंकन ने प्रॉमिस किया कि प्रेसिडेंट बनते ही वो स्लेवरी सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। नतीजा ये रहा कि लिंकन जीत गए, जिससे नाराज होकर 7 सदर्न स्टेट्स अलग हो गए और उन्होंने अपना एक नया कॉन्फेडरेशन स्टेट बना लिया। इन्होंने ये ऐलान किया कि अब्राहम लिंकन इनके प्रेसिडेंट नहीं है और ना ही अमेरिकन यूनियन का कोई नियम इन पर लागू होगा। इन्होंने खुद को अमेरिका से अलग और आजाद घोषित कर लिया, जिससे लिंकन दुखी हो गए क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका को टूटते हुए नहीं देखना चाहते थे। लिंकन दोनों स्टेट्स को एक रखते हुए स्लेवरी सिस्टम को खत्म करने का तरीका खोजने लगे, लेकिन वो कोई सॉल्यूशन ढूंढ पाते उससे पहले ही सदर्न स्टेट्स की आर्मी ने नॉर्दर्न स्टेट्स पर अटैक कर दिया, जिसके बाद लिंकन को भी नॉर्दर्न स्टेट्स की आर्मी को अटैक करने के ऑर्डर देने पड़े और इस तरह दोनों स्टेट्स के बीच सिविल वॉर छिड़ गया। 13 अप्रैल 1861 इस जंग में पहली जीत कॉन्फेडरेशन आर्मी को मिली, जिससे प्रभावित होकर यूनियन के 4 स्टेट्स कॉन्फेडरेशन स्टेट्स के साथ जा मिले। इसके बाद 1861 में फर्स्ट और 1862 में सेकेंड बैटल ऑफ बुल रन लड़ा गया, जिसमें भी जीत कॉन्फेडरेशन स्टेट्स को मिली। इस जंग में यूनियन आर्मी को पहली जीत मिली बैटल ऑफ शार्प्सबर्ग में। कहते हैं कि इस जंग में करीब 1 लाख सैनिक मारे गए थे, लेकिन फिर भी यूनियन आर्मी का पलड़ा भारी रहा और कॉन्फेडरेशन आर्मी को पीछे हटना पड़ा। ये यूनियन की सबसे बड़ी जीत थी। हालांकि सिविल वॉर का अंत अब भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में अब्राहम लिंकन ने एक दांव खेला और उन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इशू किया,
इसके तहत उन्होंने सदर्न स्टेट्स से स्लेवरी सिस्टम को खत्म कर दिया और नतीजा ये रहा कि वहाँ के स्लेव फ्री होकर यूनियन में आ गए और यूनियन की आर्मी को ज्वाइन कर लिया। पहली बार में ही 1.5 लाख से ज्यादा स्लेव यूनियन की आर्मी में भर्ती हो गए, जिससे सदर्न स्टेट्स की आर्मी कमजोर पड़ गई। बैक टू बैक वो दूसरे बैटल भी हारती गई और आखिरकार 26 अप्रैल 1865 को उन्हें सरेंडर करना पड़ा। इसी के साथ अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हो गया। लेकिन इस ऐतिहासिक दिन को अब्राहम लिंकन नहीं देख पाए, क्योंकि जॉन बूथ नाम के एक शख्स ने उन्हें पहले ही गोली मारकर उनका मर्डर कर दिया था। कहते हैं कि इस सिविल वॉर में अमेरिका ने अपना एक प्रेसिडेंट और 6 लाख सैनिक खोए। इसलिए अमेरिका ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए और स्लेवरी सिस्टम को ही खत्म कर दिया। साथ ही एज ए नेशन अमेरिका को नए तरीके से डिफाइन किया गया, जिसमें अमेरिका एक ऐसा देश बना जिसके कभी टुकड़े नहीं हो सकते थे, यानी इसका कोई भी स्टेट अब इससे अलग नहीं हो सकता था। ये यूनियन का अभिन्न अंग बन गए थे। इसी के साथ सदर्न स्टेट्स में भी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट शुरू किया गया। अमेरिका ने अपने यहाँ रह रहे अफ्रीकन स्लेव्स को भी अपने सिटीजन्स की तरह ही राइट दिए और बहुत सौ के लिए अफ्रीका में ही एक नया देश लाइब्रेरिया बसा दिया। इस तरह अंदर का झगड़ा खत्म करने के बाद अब बारी थी सुपर पावर बनने की, जिसकी शुरुआत हुई 20th सेंचुरी में। वो ऐसे कि जब अमेरिका विकास की राह पर था, तब यूरोप के दूसरे देश जंग की तरफ बढ़ रहे थे। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जिसमें यूरोप के कई देश आपस में लड़ रहे थे। हालांकि अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने अमेरिका को इससे बाहर रखा और फोकस किया अपनी इंडस्ट्रीज पर। अब क्योंकि अमेरिका उन दिनों स्टील बनाता था, गन्स, टैंक्स और मॉडर्न हथियार बनाता था, इसलिए लड़ने वाले देशों ने अमेरिका से ये आर्म्स और इन्हें बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना शुरू कर दिया। इससे अमेरिका की चांदी हो गई और 1917 आते आते उसने एक्सपोर्ट से ही $6.4 बिलियन की कमाई की। कहते हैं कि इस वॉर के कारण यूरोपियन कंट्रीज की करेंसी की वैल्यू भी गिरने लगी थी, जिससे उन लोगों ने अमेरिकन करेंसी खरीदनी शुरू कर दी। इससे अमेरिकन डॉलर्स की वैल्यू और ज्यादा बढ़ने लगी। इस तरह वॉर से बाहर रहने के कारण अमेरिका को हर तरफ से प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे इस वॉर में एंटर करना पड़ा? इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है, जिसे जानने के लिए हमें चलना होगा साल 1915 में। हुआ यूं कि अमेरिका से रॉ मटेरियल मंगवाकर उस साल जर्मनी ने यू बोट नाम की एक सबमरीन बनाई। इस सबमरीन ने एक ब्रिटिश शिप पर अटैक कर दिया, जिसमें 1100 लोग मारे गए। लेकिन ये कोई वॉरशिप नहीं, बल्कि मर्चेंट शिप था, जिस पर आम लोग बैठे थे। इन्हीं में 128 अमेरिकन भी थे, जिनके मर्डर से अमेरिका को बहुत गुस्सा आया। उसने जर्मनी से हर्जाना मांगा, तो मामला ठंडा करने के लिए जर्मनी ने अपने सबमरीन का यूज बंद कर दिया। लेकिन 1917 में उसने इसे फिर से वॉर में उतारा और अमेरिका के खिलाफ एक प्लानिंग की। दरअसल जर्मनी को यह डर था कि कहीं अमेरिका वर्ल्ड वॉर में एंट्री ना कर जाए, इसलिए उसने मेक्सिको को एक लेटर भेजा और उससे सपोर्ट मांगा और बदले में वादा किया कि अगर वो जीत गए तो अमेरिका से हारा हुआ इलाका मेक्सिको को वापस दिला देंगे। कहते हैं कि ये लेटर ब्रिटेन के हाथ लग गया। उसने इसे डिकोड करके अमेरिका को भेज दिया, जिसके बाद अमेरिका ने वॉर में एंट्री की और एलाइड कंट्रीज के साथ मिलकर एक ही झटके में इस जंग को जीत लिया। इस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और आगे इस तरह की जंग ना हो, इसके लिए अमेरिका ने लीग ऑफ नेशन बनाया। लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार रही, क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। हालांकि अमेरिका ने इसमें पार्ट नहीं लिया, जिसका फायदा उसे एक बार फिर मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉर लड़ने में हो रहे खर्चे की वजह से यूरोप की इकोनॉमी 18% तक श्रिंक हो गई थी। जापान की इकोनॉमी तो आधी रह गई। वहीं हथियार बेचकर अमेरिका ने इतना पैसा कमाया कि उसकी इकोनॉमी डबल हो गई। अब अपनी करेंसी की वैल्यू गिरते देख 44 एलाइड कंट्रीज ने उसे यूएस डॉलर के साथ लिंक कर दिया, जिससे डॉलर और स्ट्रॉन्ग हो गया और अमेरिका का दबदबा दुनिया पर बढ़ता गया। अमेरिका में एक और क्वालिटी ये थी कि वो टैलेंट की रिस्पेक्ट करते थे। कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज ने जूइश लोगों पर जुल्म ढाने शुरू किए, तब अमेरिका ने इन लोगों को अपने यहाँ शरण दी। उस वक्त बहुत सारे टैलेंटेड साइंटिस्ट यूरोप छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए, जिनमें अल्बर्ट आइंस्टीन भी थे। ये सब के सब जूइश थे, जिन्होंने ओपेनहाइमर की लीडरशिप में दुनिया का पहला एटम बम बनाया। ये बम कैसे बना और जापान इसका पहला टारगेट क्यों बना, इसकी कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। कहते हैं कि जापान पर एटम अटैक होते ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया
और अमेरिका के इस एक मूव से ही एलाइड कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर जीत लिया। क्योंकि इन दोनों देशों की करेंसी अमेरिकन डॉलर से लिंक थी, इसलिए इनके जीतते ही डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बन गया। इससे अमेरिका और भी पावरफुल हो गया। वहीं यूरोप के ज्यादातर देश कमजोर हो गए। अब इन देशों को एशिया और अफ्रीका में बनी अपनी कॉलोनीज को आजाद करना पड़ा, जिसके बाद ये अपनी बाउंड्रीज तक ही सिमट गए। और अब दुनिया में दो ही सुपर पावर बचे थे, जिसमें पहला था अमेरिका और दूसरा था यूएसएसआर। यूएसएसआर 1917 में बना। ये कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, जिसका मानना था कि बिजनेस और सोसाइटी पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए ताकि सबको बराबर हक मिले। वहीं अमेरिका कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था। उसका मानना था कि लोगों को अपने हिसाब से बिजनेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए और गवर्नमेंट का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ जरूरी चीजों पर होना चाहिए। इन दोनों की आइडियोलॉजी ही एक दूसरे से अपोजिट थी, इसलिए यूएसएसआर और यूएसए में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। कोल्ड वॉर एक तरह का प्रॉक्सी वॉर था, जिसमें ये दोनों देश डायरेक्ट लड़ने के बजाय दूसरे देशों में जाकर लड़ते। जैसे अफगानिस्तान में जब यूएसएसआर की आर्मी घुसी तो अमेरिका ने वहां जाकर तालिबान को खड़ा किया। यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरिया से दोस्ती की तो अमेरिका ने साउथ कोरिया से अलायंस कर उसे सिक्योरिटी देने का वादा किया। 1949 में यूएसए ने कनाडा और 10 अलग अलग देशों के साथ मिलकर नेटो अलायंस बनाया, जिसमें शामिल देशों ने यह तय किया कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो नेटो के सारे देश मिलकर उससे लड़ेंगे। अमेरिका ने यूएसएसआर के वेस्ट के सारे देशों को नेटो में ऐड कर लिया, जिसके जवाब में यूएसएसआर ने भी पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया के साथ मिलकर वर्सावा पैक्ट किया। इन देशों ने भी एक दूसरे के लिए मर मिटने की कसम खाई और इस तरह 1990 आते आते पूरी दुनिया दो गुटों में बंट गई। हालांकि इस दौरान अमेरिका ने दूसरे देशों की मदद भी की। उसने एक मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिसमें दूसरे देशों को रिबिल्ड करने में उसने $13 बिलियन खर्च किए। जापान को भी उसी ने रिबिल्ड किया और दुनिया के कई देशों में अपने मिलिट्री बेस सेटल किए। इस तरह वो अलग अलग कंट्रीज को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन उसे असली विक्ट्री तब मिली जब यूएसएसआर टूट गया। कहते हैं कि यहाँ के लोग कम्युनिज्म से परेशान हो गए थे, जिससे यूएसएसआर कमजोर पड़ने लगा। 1991 में ये टूटकर 15 देशों में बिखर गया, जिसके बाद अमेरिका दुनिया का अकेला सुपर पावर रह गया। अब वर्ल्ड सुपर पावर है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के इलेक्शंस पर दुनिया भर की नजरें रहती है कि इन्हीं इलेक्शंस में दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स चुना जाता है, जो होता है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए इंडिया में जो पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, अमेरिका में वो प्रेसिडेंट के पास होते हैं। वैसे तो अमेरिका में कई छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन पिछले 150 सालों से रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी ही सत्ता में रहती है। डेमोक्रेट्स का सिंबल डंकी है, वहीं रिपब्लिकन का सिंबल हाथी है। दोनों के बीच फर्क को आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जब रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में आती है तो टैक्स में कमी होती है, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आते ही टैक्स बढ़ जाते हैं। डेमोक्रेट्स मानते हैं कि महंगाई के साथ लोगों की सैलरी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन रिपब्लिकन कहते हैं कि इससे बिजनेस पर प्रेशर बढ़ेगा और नुकसान होगा। अमेरिका में हेल्थ सर्विसेज काफी महंगी है, इसलिए डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि इलाज के खर्चे में सरकार का कंट्रीब्यूशन भी हो, लेकिन रिपब्लिकन कहते हैं कि बीमार लोगों का खर्च सेहतमंद लोगों पर क्यों डाला जाए। अबॉर्शन की बात करें तो डेमोक्रेट्स मानते हैं कि अबॉर्शन करवाना या ना करवाना महिला की अपनी मर्जी है, वहीं रिपब्लिकन इसे क्रिश्चियनिटी के नजरिए से बुरा मानते हैं और बैन करना चाहते हैं। आर्म्स की बात करें तो अमेरिका में आर्म्स एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर डेमोक्रेट्स कंट्रोल चाहते हैं और बहुत सोच समझकर लाइसेंस वालों को ही आर्म्स देना चाहते हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का सपोर्ट नहीं करते। इमिग्रेशन पर रिपब्लिकन्स कहते हैं कि देश की नौकरियों पर देश का ही हक होना चाहिए, वही डेमोक्रेट्स कहते हैं कि अमेरिका को बनाने में बाकी देशों का योगदान भी था, इसलिए इन्हें भी मौका मिलना चाहिए। एनवायरनमेंट की बात करें तो रिपब्लिकन पार्टी के लिए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वही डेमोक्रेट्स इसे बड़ा इशू मानते हैं और नेचर बचाने पर जोर देते हैं। ये तो बात हुई आइडियोलॉजी की, और अब बात करते हैं इलेक्शन की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में प्रेसिडेंट तब भी बना जा सकता है जब सांसदों से बहुमत ना मिले, और तब भी बना जा सकता है जब वोट कम मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए पार्लियामेंट्री नहीं बल्कि प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर है।
इसलिए प्रेसिडेंट चुनने में सांसदों का कोई रोल नहीं होता। यहाँ इलेक्शन के 5 स्टेप होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है स्प्रिंग ऑफ इंटेंशन। ये इलेक्शन से 1 साल पहले मार्च से मई के बीच होता है, यानी अगर इलेक्शन 2024 में होने हैं तो ये मार्च 2023 में होगा। इसमें इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट को अपने समर्थक जुटाने होते हैं। बेसिकली इस पीरियड में लोगों को ये पता चलता है कि दोनों पार्टीज में से कौन कौन है जो कैंडिडेट बनना चाहता है। फिर आता है प्राइमरीज एंड कॉकसेस। अब एक ही पार्टी में कई कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, लेकिन इनमें से फाइनल फेस किसका होगा ये पता चलता है प्राइमरीज और कॉकसेस से। प्राइमरीज वो प्रोसेस होता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट वोटिंग करवाती है। अब दोनों पार्टीज के समर्थक अपने अपने फेवरेट कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, और अगर यही इलेक्शन पार्टी खुद करवाए तो इसे कहते हैं कॉकसेस। कॉकसेस में पार्टी के समर्थक एक जगह मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें अलग अलग कैंडिडेट्स डिबेट करते हैं। इनमें समर्थकों को जो सबसे ज्यादा पसंद आता है उसे ही फाइनल फेस बना दिया जाता है। हालांकि आजकल कॉकसेस का प्रोसेस बहुत ही कम स्टेट्स में होता है, और दोनों ही पार्टीज अपने अपने प्रेसिडेंट कैंडिडेट को प्राइमरी से ही सेलेक्ट करती हैं। थर्ड स्टेप है नेशनल कन्वेंशन। प्राइमरीज और कॉकसेस में कौन जीता है इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है नेशनल कन्वेंशन में। डेमोक्रेट्स का नेशनल कन्वेंशन हमेशा जुलाई में होता है, वहीं रिपब्लिकन का अगस्त में होता है। इसी कन्वेंशन में दोनों पार्टीज अपने अपने वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट का नाम भी अनाउंस करती है। इस तरह एक लंबे चौड़े प्रोसेस के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सिलेक्ट होने वाले प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स सामने आते हैं, और अब शुरू होती है आमने सामने की टक्कर। दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट्स इलेक्शन कैंपेन करते हैं। किस पार्टी की कैंपेनिंग कहां ज्यादा होगी ये तय करते हैं स्विंग स्टेट्स। इलेक्शन के वक्त पूरे अमेरिका को 3 जोन में बांटा जा सकता है, रेड, ब्लू और पर्पल। रेड स्टेट्स वो होते हैं जहां रिपब्लिकन पार्टी की जीत पक्की होती है, जैसे टेक्सास। ब्लू स्टेट्स वो होते हैं जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत पक्की होती है, जैसे न्यूयॉर्क। और पर्पल स्टेट्स वो होते हैं जहां के रिजल्ट्स फिक्स नहीं होते, यहाँ कोई भी जीत सकता है, इसलिए इन्हें स्विंग स्टेट्स कहते हैं। कैंपेन के वक्त दोनों ही पार्टीज का मेन फोकस स्विंग स्टेट्स पर होता है। यहाँ के इलेक्शन कैंपेन में एक और खास चीज होती है, और वो है प्रेसिडेंशियल डिबेट। अमेरिकन एनजीओ कमीशन फॉर प्रेसिडेंशियल डिबेट प्रेसिडेंट के लिए 3 और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 1 डिबेट ऑर्गेनाइज करवाता है। इनमें कोई जज नहीं होता, ना ही किसी की हार या जीत होती। बस एक एंकर जनता के सवाल कैंडिडेट से करता है, और उनके जवाब से उनकी काबिलियत का पता चल जाता है। इसके बाद कुछ सोशल इंस्टीट्यूट्स अपने लेवल पर पोल जारी करते हैं, और इनमें जिसका पलड़ा भारी होता है वो डिबेट का विनर माना जाता है। इस तरह कैंपेन पूरा होने के बाद आता है इलेक्शन डे। इस दिन होती है वोटिंग, लेकिन यहाँ भी कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि लोग यहाँ कैंडिडेट के लिए नहीं बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वोट करते हैं। कॉलेज का मतलब होता है ग्रुप, यानी लोगों का वो ग्रुप जिसका काम होता है राष्ट्रपति चुनना। दरअसल अमेरिका बनाने वाले लोग ये नहीं चाहते थे कि जनता किसी भी गलत शख्स को चुन ले, इसलिए उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसमें हर स्टेट को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से इलेक्टर्स मिले। अब अमेरिका में टोटल इलेक्टर्स होते हैं 538, जिनमें से 270 वोट जिस कैंडिडेट को मिल जाए वो प्रेसिडेंट बन जाता है। हालांकि इसका क्या प्रोसेस है इसे हम इंडिया के हिसाब से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि यूपी स्टेट की 80 सीटों में से 45 मिलती है बीजेपी को और 35 मिलती है कांग्रेस को। अब अमेरिका के हिसाब से देखा जाए तो ये सारी की सारी सीटें चली जाएगी उस पार्टी को जिसे ज्यादा सीटें मिली है, यानी कि बीजेपी को। द विनर टेक्स द ऑल। अमेरिका में ये सिस्टम चलता है। यहाँ पर अगर 51% सीटें किसी पार्टी को मिलती है तो उसके खाते में पूरी 100% सीटें चली जाती है। यानी कि कैलिफोर्निया की 55 में से 27 अगर रिपब्लिकन को और 28 डेमोक्रेट्स को मिलती है तो पूरी की पूरी 55 सीटें ही डेमोक्रेट्स के पास चली जाएंगी। यही वजह थी कि 2020 में कम स्टेट जीतने के बावजूद भी जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन गए, क्योंकि उन्होंने उन बड़े बड़े स्टेट्स को जीत लिया था जहां इलेक्टोरल कॉलेज ज्यादा थे। दोस्तों, इस पूरे इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज का काम सिर्फ प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना होता है। प्रेसिडेंट ही वाइस प्रेसिडेंट को चुनता है और दोनों का वर्क टेन्योर 4-4 साल का होता है। अगर किसी भी वजह से प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट को ही प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। हालांकि एक बार प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्हें तभी हटाया जा सकता है कि या तो वो खुद रिजाइन करे या उनके खिलाफ महाअभियोग चलाया जाए। अमेरिकन प्रेसिडेंट को अमेरिका का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है।
अमेरिका में अब तक 45 प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जिनमें फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सबसे ज्यादा 4 बार प्रेसिडेंट रहे हैं। जॉन एफ कैनेडी सबसे कम और जो बाइडेन सबसे ज्यादा उम्र के प्रेसिडेंट बने। अब्राहम लिंकन सबसे लंबे तो जेम्स मेडिसन सबसे कम हाइट के प्रेसिडेंट थे। वहीं जेम्स बुकानन इकलौते अनमैरिड प्रेसिडेंट थे। विक्टोरिया वुडहिल पहली महिला थी जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था और बराक ओबामा अमेरिका के पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के सपने को पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, सिविल वॉर के बाद अमेरिका में स्लेवरी सिस्टम तो खत्म हो गया, लेकिन अश्वेत लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत लंबे वक्त तक होता रहा। तब इन लोगों ने आवाज उठाई, जिसे लीड किया मार्टिन लूथर किंग ने। कहते हैं कि उन्होंने लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर से एक ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें अपने सपनों के अमेरिका की कल्पना सबके सामने रखी। इस स्पीच का टाइटल था आई हैव अ ड्रीम, जो बेहद मशहूर हुआ। अमेरिका को बनाने में यहाँ के व्हाइट लोगों के साथ साथ ब्लैक लोगों ने भी पूरा योगदान दिया, लेकिन सबसे ज्यादा तरक्की में हिस्सेदार रहे अमेरिका के प्रेसिडेंट्स। इनमें से 4 की मूर्तियां माउंट रशमोर के पहाड़ों पर बनी हैं। इस तरह बहुत सारे बदलावों के बाद जाकर अमेरिका एक सुपर पावर बना, लेकिन आज भी यहाँ पर 55 लाख से ज्यादा नेटिव अमेरिकन रहते हैं। इनके फ्लैग में बने हैं 50 स्टार्स, जो यहाँ के 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्राइप्स रिप्रेजेंट करती है यहाँ की 13 कॉलोनीज को, जिन्होंने मिलकर सबसे पहले अमेरिका को बनाया था। भले ही ये पूरा देश काफी बाद में बना हो, लेकिन इंडिपेंडेंस डे अमेरिका 4 जुलाई को ही मनाता है। अमेरिका का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथों में भी देखा जा सकता है। अमेरिका की कहानी तो हमने आपको पूरी डिटेल में सुना दी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से ही गुजरात की अहमदाबाद सिटी टेक्सटाइल हब बनी थी। अब वो कैसी, इसकी डिटेल स्टोरी भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। साथ ही ये भी बताना होगा कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी। हम मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।